हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम सॉल्व कर रहे थे यूजीसी नेट सोशियोलॉजी जो जैन में अभी एग्जाम हुआ है उसका पेपर, जिसके हमने 50 क्वेश्चन कल सॉल्व कर लिए। अगर आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम इसका पार्ट 2 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और ये वीडियो आगामी जितने भी सोशियोलॉजी से रिलेटेड एग्जाम होने वाले हैं सबके लिए काफी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का हमारा क्वेश्चन क्या है। किसने यह तर्क दिया कि महिलाओं का अधीनीकरण औद्योगिकीकरण के दौरान निजी संपत्ति के उद्भव के साथ साथ आरंभ हुआ? ऑप्शन 1 है फ्रेडरिक एंजल्स, ऑप्शन 2 है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन 3 है जुर्गेन हेबरमास और ऑप्शन 4 है हर्बर्ट मॉर्क्यूज। तो बताइए, प्राइवेट प्रॉपर्टी के बारे में कौन बात करता है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है फ्रेडरिक एंजल्स की। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भूमि सुधार कानूनों की न्यायिक समीक्षा से संरक्षित करने के लिए किस संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था? ऑप्शन 1 है 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन 2 है पहला संशोधन, ऑप्शन 3 है 44वां संशोधन, ऑप्शन 4 है 73वां संशोधन। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो ये रिलेटेड है पहला संशोधन से। पहला संशोधन कब हुआ था? 1951 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तदात्म राजनीति आइडेंटिटी पॉलिटिक्स सामाजिक आंदोलनों के निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत से संबंधित है? ऑप्शन 1 है उद्विकासीय सिद्धांत से, ऑप्शन 2 है नया सामाजिक आंदोलन सिद्धांत से, ऑप्शन 3 है मार्क्सवादी सिद्धांत से और ऑप्शन 4 है प्रक्रियात्मक सिद्धांत से। तो बताइए आइडेंटिटी पॉलिटिक्स किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है न्यू सोशल मूवमेंट से, नया सामाजिक आंदोलन से। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार कालक्रम में सामाजिक आंदोलन की अवस्थाओं में निम्नलिखित शामिल हैं। आपको हर्बर्ट ब्लूमर के अनुसार सामाजिक आंदोलन को कालक्रम के अनुसार अरेंज करना है। जन आवेश, संस्थानीकरण, सामाजिक विक्षुब्धता और उच्चतर स्तर के समन्वय वाला औपचारिक संगठन। तो इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले आएगा सामाजिक विक्षुब्धता, ये हमारा नंबर 1 पे आएगा। उसके बाद आएगा आपका जन आवेश, ये आएगा आपका नंबर 2 पे। फिर आपका आएगा संस्थानीकरण, नहीं, फिर आएगा आपका डी उच्चतर स्तर के समन्वय वाला औपचारिक संगठन, ये 3 नंबर पे आएगा। और लास्ट में आपका आएगा संस्थानीकरण, ये 4 नंबर पे आएगा। मैच कीजिए। 1 सी आ रहा है पहले, फिर उसके बाद ए आ रहा है, फिर आ रहा है डी आ रहा है और फिर आ रहा है बी, CADB। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका मैच का है। एक तरफ राइटर्स दिए, दूसरी तरफ थिंकर्स और उनके परिप्रेक्ष्य पर्सपेक्टिव के बारे में पूछा है। GS घुरिये, DP मुखर्जी, NK बोस और डेविड हर्डीमैन। मैच कीजिए, किसने कौन सा पर्सपेक्टिव अपनाया था? तो GS घुरिये ये इंडोलॉजिकल परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है, ए का हमारा हो जाएगा 4। DP मुखर्जी ये मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है, तो बी का हो जाएगा हमारा 3। NK बोस ये सभ्यात्मक परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है, तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और डेविड हर्डीमैन ये उपाश्रित परिप्रेक्ष्य से रिलेटेड है, तो डी का हमारा हो जाएगा 2। 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुटुंब और विवाह से संबंधित निम्नलिखित अधिनियमों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। इसमें भी आपको सीक्वेंस लगाना है। दी हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियन अधिनियम, 2 है बी पारसी विवाह विवाह विच्छेद अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम और विशेष विवाह अधिनियम। तो इसको आपको अगर ईयर पता होगा तभी आप इसे सही से अरेंज कर पाएंगे। तो जो पारसी विवाह और विवाह विच्छेद अधिनियम आया था, ये सबसे पहले आया था। कब आया था? 1872 में। फिर आपका आता है विशेष विवाह अधिनियम 1954 में। फिर आएगा आपका विशेष विवाह अधिनियम, ये आएगा आपका 1955 में।
और फिर आपका आएगा दी हिंदू माइनॉरिटी एंड गर्जिनियन अधिनियम, ये आएगा आपका 1956 में। तो बी, डी, सी और ए, बी, डी, सी, ए, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको भी आपको अरेंज करना है। ये सारे मूवमेंट्स दिए हैं, कौन सा मूवमेंट कब हुआ था उसके हिसाब से आप इसको अरेंज कीजिए। मोपला विद्रोह, नक्सलवाड़ी आंदोलन, नील इंडिगो विद्रोह और तेभागा आंदोलन। तो मोपला विद्रोह हुआ था 1921 में, नक्सलवाड़ी आंदोलन हुआ था 1967 में, 67 में। नील इंडिगो विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था 1859 और 60 के आसपास हुआ था ये शायद, ठीक है। और तेभागा आंदोलन हुआ था 1946 और 47 के आसपास। अरेंज कर लीजिए आप इसको। पहला आएगा आपका सी, फिर आ रहा है आपका ए, फिर आपका आएगा डी और फिर आपका आएगा बी। सी, ए, डी, बी, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन है। पृथ्वी ग्रह को स्वयं एक जीवित संरचना के रूप में देखा जाना चाहिए, जिसके भीतर मानव प्रत्येक अन्य प्रजातियों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करनी है। यह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है क्योटो प्रोटोकॉल कहलाएगा, ऑप्शन 2 है ग्रीन हाउस प्रभाव, ऑप्शन 3 है कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा और ऑप्शन 4 है गाइया परिकल्पना कहलाएगा, मतलब शून्य परिकल्पना। तो ये एक प्रकार की क्या है? शून्य परिकल्पना, गाइया परिकल्पना है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी स्टेटमेंट का स्टेटमेंट 1 है। पारिस्थितिकी रूप से संपोषणीय संस्कृति एक ऐसी जीवन पद्धति है जो भावी पीढ़ियों की पर्यावरण धरोहर को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है। कारण आर दिया है, जोखिम समाज एक ऐसा समाज है जिसमें प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के कारण भिन्न मात्रा में जोखिम होते हैं। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं, और ऑप्शन 4 है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है, ये दोनों स्टेटमेंट तो सही दी हुई है, ए आर दोनों सही है पर एक दूसरे की क्या व्याख्या नहीं कर रहे हैं। ये दोनों स्टेटमेंट सही है पर एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। पारिस्थितिकी रूप से संपोषित संस्कृति एक ऐसी जीवन पद्धति है जो भावी पीढ़ियों की पर्यावरण धरोहर को खतरे में डाले बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करती है। ये स्टेटमेंट राइट है। दूसरा स्टेटमेंट है जोखिम समाज एक ऐसा समाज है जिसमें प्रौद्योगिकी और वैश्वीकरण के भिन्न मात्रा में जोखिम होते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव समाज सामाजिक संसार पर लागू होने के अनुसार कॉम्टियन के प्रत्यक्षवाद का प्रतिफल क्या है? आपका कॉम्ट का प्रत्यक्षवाद के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। ऑप्शन 1 है सामाजिक जीवन के अध्ययन के लिए गैर इंद्रिय अनुभववादी मॉडल का काफी अधिक अनुपालन। 2 है अनुक्रमिक अवस्थाओं के सिद्धांत जिसके माध्यम से ज्ञान की प्रत्येक शाखा को गुजरना होगा। ऑप्शन 3 है मानवीय और सामाजिक विज्ञानों में प्राकृतिक वैज्ञानिक पद्धतियों की अनुपयुक्तता। 4 है ऑप्शन ऐसा सतही ज्ञान जो सामाजिक नेटवर्किंग में सर्वसम्मति का आधार बनेगा। तो बताइए कॉम्टियन के प्रत्यक्षवाद का क्या स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो स्टेटमेंट 2 दिया है, अनुक्रमिक अवस्थाओं के सिद्धांत जिसके माध्यम से ज्ञान की प्रत्येक शाखा को गुजरना होगा। ऑप्शन 2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को प्लीज लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित आपदाओं को काल क्रम अनुसार लगाइए। ग्रेट जापान सुनामी और भूकंप कब आया था? हेती भूकंप, यूएसए मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित करने वाला कैटरीना तूफान और दक्षिण एशियाई तटीय सुनामी। ये भी एक रेयर क्वेश्चन है, सबको शायद ही इसका ईयर पता होगा। बताइए, अरेंज कीजिए फिर भी आप लोग। तो ये ग्रेट जापान सुनामी भूकंप आया था मार्च 2011 में, ठीक है। और हैती भूकंप कब आया था? ये आपका आया था जैन 2010 में। फिर है यूएस की मैक्सिको की खाड़ी को प्रभावित करने वाला कैटरीना तूफान, ये आपका आया था अगस्त 2018
5 में। फिर आपका आता है दक्षिण एशियाई तटीय सुनामी, ये कब आई थी? दिसंबर 2004 में। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए। तो सबसे पहले आपका डी होगा, फिर आपका सी होगा, फिर आपका बी होगा और फिर आपका ए होगा। DCBA ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ओरिएंटलिज्म वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ दी ओरिएंट पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन 1 है मिशेल फुको, ऑप्शन 2 है मैनुअल कॉशन, ऑप्शन 3 है एडवर्ड सेड और ऑप्शन 4 है पियरे बोर्दू। तो बताइए ओरिएंटलिज्म इनमें से किसकी पुस्तक है? तो ये जो पुस्तक है वो है एडवर्ड सेड की। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय परिदृश्य में सामाजिक जरा विज्ञान के रूप में जीर्ण से क्या संबंधित है? आपको ये स्टेटमेंट दी गई है। जीर्ण मतलब जो जेंटोलॉजी है उससे आपको रिलेट करना है। कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? ए दिया है जीवन चक्र में व्यक्तिगत स्थिति का एक पहलू, बी दिया है एक समकालिक आर्थिक स्थिति नहीं, सी दिया है पीढ़ी की सदस्यता के अनुसार स्त्रीकरण की गतिशील घटक, डी दिया है वैचारिक स्थिति उपकरण से संबंधित आकस्मिक प्रक्रिया नहीं होना। ऑप्शन 1 है ए और बी दोनों सही है, ऑप्शन सी है ए और सी सही है, ऑप्शन 3 ए और डी सही है और ऑप्शन 4 है बी और डी सही है। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? तो जो ऑप्शन सही है वो आपका इसमें एक समकालीन आर्थिक स्थिति नहीं है, क्या? सामाजिक जरा विज्ञान। और दूसरा इसका स्टेटमेंट जो सही होगा वो कौन सा है? इससे स्टेटमेंट जो पहला सही है वो है जीवन चक्र के व्यक्तिगत स्थिति का एक पहलू, ऑप्शन ए। और दूसरा जो स्टेटमेंट सही है पीढ़ी की सदस्यता के अनुसार स्त्रीकरण के गतिशील घटक। तो ऑप्शन ए और सी सही है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीगल और मार्क्स द्वारा वर्णित इतिहास का द्वंद्वात्मक विकास क्या दर्शाता है? ऑप्शन ए समाज में धर्म और रणनीति के विकास को, ऑप्शन 2 है प्रतिपक्ष और संपक्ष के 3 चरण को, ऑप्शन 3 है सूक्ष्म से बृहद विश्व धर्म की रूपांतरण को, ऑप्शन 4 है सिद्धांत और व्यवहार के बीच सामाजिक समस्याओं की जटिलता को। तो ये दर्शाता है पक्ष प्रतिपक्ष और संपक्ष के 3 चरण को, पक्ष प्रतिपक्ष और संपक्ष, जिसे हम नाम जानते हैं वाद, प्रतिवाद और संवाद के नाम से। थीसिस, एंटीथीसिस और सिंथेसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने भौतिक और गैर भौतिक सामाजिक तथ्यों का उल्लेख किया है? सोशल फैक्ट किन्हें भौतिक और गैर भौतिक बताए हैं? ऑप्शन 1 है टॉलकर पार्सन, ऑप्शन 2 है रॉबर्ट के मार्टन, ऑप्शन 3 मैक्स वेबर और ऑप्शन 4 है इमानुएल दुर्कheim। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? भौतिक और गैर भौतिक सामाजिक तथ्यों की बात कौन करता है? तो ये करते हैं आपके इमानुएल दुर्कheim। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये है पियरे बोर्दो की बुक, इसको आपको अरेंज करना है। इस पेपर में अरेंज वाले क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं देन स्टेटमेंट वाले और जो मिलान वाले होते हैं मैच वाले, ये क्वेश्चन ज़्यादा आए हैं। 3 तरह के क्वेश्चन आपको एक एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पियरे बोर्दो द्वारा निम्नलिखित प्रकाशनों के क्रम की पहचान कीजिए। द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस, एन इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी, आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस और मैस्कुलिन डोमिनेशन। तो अरेंज कीजिए। इसको भी आप अरेंज तभी कर सकते हैं जब आपको इसका ईयर पता होगा। तो द लॉजिक ऑफ प्रैक्टिस ये पुस्तक आई थी 1980 में, 1980 में, ठीक है। और फिर एन इन्विटेशन टू रिफ्लेक्सिव सोशियोलॉजी ये पुस्तक आई थी 1992 में। फिर आइए आउटलाइन ऑफ अ थ्योरी ऑफ प्रैक्टिस ये पुस्तक आई है 1972 में। फिर है मैस्कुलिन डोमिनेशन ये पुस्तक आई 1998 में। तो इसको अरेंज कीजिए। सी आएगा, ए आएगा, बी आएगा और डी आएगा, CABD।
तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें एक तरफ अवधारणाएं दी है, दूसरी तरफ उसके रिलेटेड थिंकर दिए हैं। दूरस्थ निकटता, सामाजिक जियोमेट्री, हाव भाव का वार्तालाप और आवश्यकता प्रवृत्तियां। आपको मैच करना है किसने कौन सा दिया है स्टेटमेंट। तो दूरस्थ निकटता से रिलेटेड है जे रोसेनो, तो ए का हमारा होगा 2। सामाजिक जियोमेट्री इससे रिलेटेड है आपके जॉर्ज सिमन, तो बी का होगा हमारा 4। हाव भाव का वार्तालाप इससे रिलेटेड है कौन, जीएच मीड, तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और आवश्यकता प्रवृत्तियों से रिलेटेड है टॉलकट पार्सन, डी का हो जाएगा हमारा 3। कौन सा ऑप्शन सही है, 2 4 1 3, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्सवादी ढांचे में निम्नलिखित अवधारणाओं को कालक्रम अनुसार लगाइए। वर्ग, क्लास, स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ, स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ और वर्ग संघर्ष। तो आपको इसको क्रोनोलॉजी में लगाना है, लगाइए। तो ये ऑलरेडी क्रोनोलॉजी में ए बी सी डी। सबसे पहले आएगा वर्ग क्लास, फिर आएगा स्वयं में वर्ग, क्लास इन इटसेल्फ, फिर आएगा स्वयं के लिए वर्ग, क्लास फॉर इटसेल्फ, फिर आएगा वर्ग संघर्ष। तो इसका ऑप्शन 3 राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें राइटर्स दिए हैं और उनकी बुक्स दी है, आपको मैच करना है। पॉल रॉबिन्स की कौन सी पुस्तक है, ब्रानिस्लो मोरिनोवस्की, मिशेल फुको और सिगमंड फ्रायड। मैच कीजिए। तो पॉल रॉबिन्सन की पुस्तक है द मॉडर्नाइजेशन ऑफ सेक्स, तो इसका है ए का हमारा 4 हो जाएगा। फिर है ब्रोनिस्लो मेरिनवॉस्की, इनकी पुस्तक है द सेक्सुअल लाइफ ऑफ सेवेजेस, बी का हो जाएगा हमारा 1। फिर है मिशेल फुको, इनकी पुस्तक है द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, तो सी का हो जाएगा हमारा 2। और फिर है सिगमंड फ्रायड, इनकी पुस्तक है 3 एसेस ऑन द थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, तो डी का हो जाएगा हमारा 3। 4 1 2 3, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन राइट आंसर है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को गुडे एवं हार्ट के कार्य मेथड इन सोशल रिसर्च में बताए गए क्रम में लगाइए। उस विषय पर साहित्य का अध्ययन, समस्या का विश्लेषण, अवधारणात्मक पुनः विनिर्देशन में चरणों का औपचारिक रूप देना, परिकल्पना का विकास और अध्ययन की जारी परिघटना के साथ संपर्क। तो आपको इसको क्या करना है, अरेंज करना है, लगाइए आप लोग। गुडे एवं हार्ट की पुस्तक है मेथड इन सोशल रिसर्च, इसमें इन्होंने क्या सीक्वेंस बताया है रिसर्च का, आपको ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3 ए बी सी डी ई, ये ऑलरेडी क्या है, सीक्वेंस में है। सबसे पहले हम उस विषय का साहित्य का अध्ययन करते हैं, फिर समस्या का विश्लेषण करेंगे, फिर अवधारणात्मक पुनः विनिर्देशन के चरणों को औपचारिक रूप देंगे, फिर परिकल्पना का विकास करेंगे, फिर अध्ययन की जारी परिघटना के साथ संपर्क करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिमिटिव क्लासिफिकेशन नामक कार्य में इमाइल दुर्खिमद एवं किसने माना संस्कृति केवल तभी संभव होती है जब मानव वस्तुओं के बीच अंतर करने और उन्हें वर्गीकृत करने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन 1 है मार्गल मॉस, ऑप्शन 2 है गैरन हेरन, ऑप्शन 3 है डोमिनिक स्टिनार्टी और ऑप्शन 4 है क्रिस्टोफर जैक्स। तो बताइए किसका मानना था, मार्शल मॉस होंगे या गैरल हैंडल, डोमिनिक स्टेनाइट और क्रिस्टोफर जैक्स। तो ये इमाइल दुर्खिम एवं मार्शल मॉस का मानना था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमाइल दुर्खिम का पहला प्रोफेसर का पद किस विषय के प्रोफेसर का था। ऑप्शन 1 है शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन 2 है अर्थशास्त्र, ऑप्शन 3 है जीव विज्ञान और ऑप्शन 4 है भौतिकी विज्ञान। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो ये रिलेटेड है, थे पहले शिक्षा शास्त्र थे, ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार यदि अपराध अवश्यंभावी है तो दंड का क्या कार्य है।
ऑप्शन 1 है कानून को तोड़ना, ऑप्शन 2 है समाज में अपराध हटाना, ऑप्शन 3 है संतों के एक समाज का सृजन करना और ऑप्शन 4 है सामूहिक संवेदनाओं का अनुरक्षण करना। तो बताइए, यदि अपराध अवश्यंभावी है तो दंड का क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है सामूहिक संवेदनाओं का अनुरक्षण करना। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसी दुबे द्वारा भारत में परंपराओं के 6 स्तरीय वर्गीकरण में निम्नलिखित में से किस पर चर्चा नहीं की गई है? ऑप्शन 1 है शास्त्रीय, ऑप्शन बी है अमूल परिवर्तनवाद, ऑप्शन 3 है उद्गामी राष्ट्रीय, ऑप्शन 4 है प्राचार ओरिएंटल और ऑप्शन ई है क्षेत्रीय। तो बताइए, इनमें से किसकी बात एसी दुबे ने नहीं की है? तो अमूल परिवर्तनवाद, रेडिकलिज्म और प्राच्य मतलब ओरिएंटल, इसकी बात एसी दुबे के द्वारा नहीं की गई है। बी और डी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। बाकी शास्त्रीय, उद्गामी राष्ट्रीय और क्षेत्रीय के बाद एसी दुबे ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक समष्टि में प्रत्येक इकाई के चयन की समसंभावता का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन 1 है यादृच्छिक प्रतिचयन, ऑप्शन 2 है सुविधाजनक प्रतिचयन, ऑप्शन 3 है स्वउद्देश्य प्रतिचयन और ऑप्शन 4 है दोहरा प्रतिचयन। तो बताइए, जब किसी यूनिवर्स में सभी इकाइयों की चुनने की समान संभावनाएं होती है तो हम इसे क्या कहेंगे? तो इसे हम रैंडम सैम्पलिंग, यादृच्छिक प्रतिचयन कहेंगे। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वह स्थिति जिसमें अल्प अवधि लाभ प्राप्त करते समय पर्यावरण से हमारे संबंध पर दीर्घकालिक गहरा और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह क्या कहलाता है? ऑप्शन 1 है पर्यावरणीय प्रजातिवाद कहलाएगा, ऑप्शन 2 है पर्यावरणीय घाटा कहलाएगा, ऑप्शन 3 है पारिस्थितिकी फुटप्रिंट कहलाएगा और ऑप्शन 4 है कार्बन फुटप्रिंट कहलाएगा। तो बताइए, ये क्या कहलाएगा? तो ये कहलाता है पर्यावरणीय घाटा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तक है दी डेथ ऑफ क्लास, पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? ऑप्शन 1 है डेविड ली और ब्रायन टर्नर, ऑप्शन 2 है एली कोहेन और एम फेल्सन, ऑप्शन 3 है जेन पोकोल्स्की और मॉल्कम वाटर्स और ऑप्शन 4 है जे क्लार्क और पी विलिस। तो बताइए, कौन सा ऑप्शन सही होगा? दी डेथ ऑफ क्लास पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक का लेखक है जेन पोकोल्स्की और माल्कम वाटर्स। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कालक्रम अनुसार निम्नलिखित प्रकाशनों के क्रम की पहचान कीजिए। दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड दी प्रेजेंटेशन एथिक एंड दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड दी स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। ये दो पुस्तक आपकी मैक्स वेबर की है और बाकी दो पुस्तक दुर्खिम की है। तो आपको अरेंज करना है इसके कालक्रम, मतलब किस समय कौन सी पुस्तक आई थी उसके अनुसार। तो जो दी डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी आई थी, ये पुस्तक आई थी 1893 में। फिर आपकी दी एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ, ये पुस्तक आई थी 1912 में। फिर है इकोनॉमी एंड सोसाइटी, ये पुस्तक आई थी 1921 में। और दी प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म, ये पुस्तक आई थी 1904 और 5 के आसपास। इसको ऊपर अरेंज कीजिए। तो ए पहले आएगा, फिर आएगा हमारा डी, फिर हमारा आएगा बी और फिर हमारा आएगा सी, ए डी बी सी। तो ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इमाम दुर्खिम के अनुसार धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप क्या था? ऑप्शन 1 है टोटमवाद, ऑप्शन 2 है जीववाद, ऑप्शन 3 है शाहप्रणवाद और ऑप्शन 4 है कन्फ्यूशियसवाद। तो बताइए, इमाम दुर्खिम ने धर्म का सबसे प्रारंभिक रूप क्या बताया था? तो इन्होंने टोटमवाद बताया था। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता के पश्चात गठित कौन सी समिति ने बिचौलियों की समाप्ति सहित व्यापक कृषि सुधार उपायों की सिफारिश की थी? बिचौलियों की समिति हेतु कौन सी समिति ने काम किया था बिचौलियों की समाप्ति के लिए? ऑप्शन 1 है बलवंत राय मेहता समिति ने, ऑप्शन 2 है कुमरप्पा समिति ने, ऑप्शन 3 है कोठारी समिति ने और ऑप्शन 4 है एस.एम. स्वामीनाथन समिति ने। तो बताइए किसने बिचौलियों की समाप्ति के लिए काम किया था? तो ये काम किया था कुमरप्पा समिति ने। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अवधारणाएं दी हैं और राइटर्स दिए हैं, आपको मैच करना है। गतिशील सघनता, मिथ्या चेतना, मूल विषय, तर्क संगतता और समाजन। मैच कीजिए। तो गतिशील सघनता से रिलेटेड है इमाइल दुर्खिम, तो ए का हमारा हो जाएगा 3। फिर है मिथ्या चेतना, इससे रिलेटेड है कार्ल मार्क्स, तो बी का हो जाएगा हमारा 4। मूल विषय तर्क संगतता, इससे रिलेटेड है आपके मैक्स वेबर, तो सी का हो जाएगा हमारा 1। और समाजन से रिलेटेड है जॉर्ज सिम्बल, तो डी का हो जाएगा हमारा 2। 3 4 1 2, तो ऑप्शन 1 इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसका अर्थ समाज में लोगों की स्थिति निर्धारित करने वाले लाभ और हानि की अतिव्यापी और परस्पर निर्भर प्रणाली है? ऑप्शन 1 है अंतरानुभागिता, ऑप्शन 2 है ट्रांस राष्ट्रीयता, ऑप्शन 3 है स्त्रीकरण और ऑप्शन 4 है विभेदीकरण। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो अंतर अनुभागीयता का अर्थ होता है समाज में लोगों की स्थिति निर्धारित करने वाले लाभ और हानि की अतिव्यापी और परस्पर निर्भर प्रणाली। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, अंतर अनुभागीयता। नेक्स्ट है, ये भी स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। परिवार का विखंडन भारतीय सामाजिक संरचना में अब भी एक प्रमुख राजनीतिक परिघटना बना हुआ है। कारण दिया है आईपी देसाई ने महुआ में संयुक्ता के भावुकता मानदंड के संबंध में नाभिकीय और संयुक्त परिवारों की संरचना का अध्ययन किया है। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है और ऑप्शन 4 है ए सही नहीं है लेकिन आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट दिया है परिवार का विखंडन भारतीय समाज संरचना में एक प्रमुख राजनीतिक परिघटना बना है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है। आईपी देसाई ने महुआ में संयुक्ता के भावुकता मानदंड के संबंध में नाभिकीय और संयुक्त परिवारों की संरचना का अध्ययन किया है, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4। ए सही नहीं है लेकिन आर सही है, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिशेल फूको के अनुसार एक संरचना जो सत्ता में किसी व्यक्ति के लोगों के एक समूह का पूर्ण अवलोकन करने की संभावना प्रदान करती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है टेलीकास्ट टावर, ऑप्शन 2 है पेनॉप्टिकन, ऑप्शन 3 है मोनी मिनारेट और ऑप्शन 4 है लाइट हाउस। तो बताइए क्या कहलाएगी जब हम किसी व्यक्ति को समूह में उसका अवलोकन करते हैं? तो ये कहलाता है पेनॉप्टिकन, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह कथन किसका है कि मैंने कभी भी अपनी स्कूलिंग को अपनी शिक्षा के मार्ग में नहीं आने दिया? ये भी एक नया स्टेटमेंट है। ऑप्शन 1 है जैक्स देरिडा, ऑप्शन 2 है मिशेल फूको, ऑप्शन 3 है इवान इलिच और ऑप्शन 4 है मार्क ट्वेन। तो बताइए ये किसकी स्टेटमेंट है? तो ये जो स्टेटमेंट है वो है मार्क ट्वेन की, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंथोनी गिडेंस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिकता से संबंधित नहीं है? ऑप्शन 1 है डिस्टेंसिएशन, ऑप्शन 2 है डिसम्बलिंग, ऑप्शन 3 है पेसिमिज्म और ऑप्शन 4 है रिफ्लेक्सिविटी। तो बताइए इनमें से कौन सा आधुनिकता से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन जो 3 है पेसिमिज्म, ये आधुनिकता से संबंधित नहीं है, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से किनकी वृद्धि होने से समाज में श्रम विभाजन का वर्धन होता है? ऑप्शन ए भौतिक सघनता, ऑप्शन बी है नैतिक सघनता, ऑप्शन सी है मात्रा और ऑप्शन डी है उपभोक्तावाद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन 1 है ए बी और डी, ऑप्शन सी है ए बी सी, ऑप्शन 3 है ए सी डी और ऑप्शन 4 है बी सी डी।
तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए बी सी, भौतिक सघनता, नैतिक सघनता और मात्रा। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित परिप्रेक्ष्यों की समाजशास्त्री साहित्य में उनके उद्गम की दृष्टि से कालक्रमण अनुसार व्यवस्थित कीजिए। उत्तर आधुनिकतावाद, उत्तर संरचनावाद, अंतःक्रियावाद और मार्क्सवाद। तो आपको क्रम से अरेंज करना है, इसको अरेंज कीजिए। तो सबसे पहले आएगा आपका मार्क्सवाद, डी पहले आएगा। फिर आपका आएगा अंतःक्रियावाद, इंट्रोडक्शनिज्म, सी आएगा। फिर आपका आएगा उत्तर संरचनावाद, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, बी आएगा। फिर आएगा पोस्ट मॉडर्निटी, उत्तर आधुनिकतावाद, ए आएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन 1, डी सी बी ए। ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित दो कथन दिए गए हैं, इसको आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा नहीं। स्टेटमेंट 1 दिया है, समृद्धि का तर्क साथ संसार का एक आशावादी दर्शन लगता है जो कि लोगों ने अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकी का निर्माण करके अपने जीवन में सुधार किया है। कारण दिया है, पर्यावरणविद इसका विरोधी तर्क देते हैं कि समृद्धि की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए ताकि पर्यावरणीय निपात से बचा जा सके। ऑप्शन 1 है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन 2 है ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन 3 है ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। और ऑप्शन 4 है ए सही नहीं है पर आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो सही आंसर है, ये दोनों स्टेटमेंट सही दी गई है पर एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। समृद्धि का तर्क साथ संसार का एक आशावादी दर्शन लगता है जो दर्शाता है कि लोगों ने अधिक उत्पादक प्रौद्योगिकी का निर्माण करके अपने जीवन में सुधार किया है। ये स्टेटमेंट आपकी राइट है। देन दूसरी स्टेटमेंट, पर्यावरणविद इसका विरोधी तर्क देते हैं कि समृद्धि की सीमाएं, लिमिट्स ऑफ ग्रोथ होनी चाहिए ताकि पर्यावरणीय निपात से बचा जा सके। ये भी सही है पर ये दोनों क्या है, एक दूसरे से रिलेट नहीं है, दोनों ही किसी अलग अलग चीजों की बात कर रहे हैं। एक आपका टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है तो एक आपका पर्यावरण की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी बुक्स दी हैं और राइटर्स दिए हैं। ये सारी बुक्स और राइटर न्यू हैं। अर्जुन अप्पादुराई, बेंजामिन बार्बर, सैमुअल पी हंटिस्टन और इरविंग जेटलिन। बताइए कौन सी किसकी पुस्तक है। तो अर्जुन अप्पादुराई की पुस्तक है मॉडर्निटी एट लॉज। मॉडर्निटी एट लॉज ए का हमारा 3 होगा। बेंजामिन बार्बर की पुस्तक है जिहाद वर्सेस मैकवर्ड, तो बी का हमारा होगा 4। सैमुअल पी हंटिंगटन की पुस्तक है द क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, सी का होगा 1। और इरविंग जेटलिन की पुस्तक है डी थिंकिंग सोशोलॉजी, तो डी का होगा हमारा 2। कौन सा होगा, 3 4 1 2। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है। बाकी हमारे ये जो है क्वेश्चन वो आपका कॉम्प्रहेंशन का है, जिसमें आपको मैं राइट आंसर बताती चली जा रही हूँ किसका क्या आंसर होगा। क्वेश्चन है, जेनेटिक इंजीनियरिंग दुर्घटनाएं जोखिम के कौन से प्रकार से संबंधित है। ये स्टेटमेंट आपका जो कॉम्प्रहेंशन दिया है आपको ये पढ़ के इसमें आंसर आपको ढूंढ के बताना होता है। तो मैं डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पढ़ दे रही हूँ और आंसर आपको बता दे रही हूँ। जेनेटिक इंजीनियरिंग दुर्घटनाएं जोखिम के कौन से प्रकार से संबंधित है, असतत, संचयी और विध्वंसकारी या हानिकारक। तो ये संबंधित है असतत से, इसका 1 आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है, इस गद्यांश से रिलेटेड ही है। निम्नलिखित में से कौन सी पहलू संचयी जोखिम से संबंधित है। ऑप्शन 1 है ऑटोमोबाइल दुर्घटनाएं, ऑप्शन 2 है जेनेटिक इंजीनियरिंग घटनाएं, ऑप्शन 3 है परमाणु अपशिष्ट और ऑप्शन 4 है पेड़ों को जलाना। तो बताइए कौन सा सही होगा। तो ये है परमाणु अपशिष्ट, ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। पर आप लोग जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये कॉम्प्रहेंशन पढ़ के करेंगे, मैं तो आपको ऐसे बता दे रही हूँ
अगर आपने पेपर दिया है तो आप अपना मैच कर लेंगे, पर ये अगर आपको खुद से सॉल्व करना होगा तो ये सबसे पहले आप ये गद्यांश जो दिया है इसको पढ़िएगा जरूर, उसके बाद ही सॉल्व कीजिएगा। ऐसे नहीं कि आप मेरे जैसे क्वेश्चन पढ़ देंगे और आंसर बता देंगे। इसमें आपको आंसर ढूंढना है कि ये इससे रिलेटेड है क्या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था ये भी, प्रकृति की अच्छी तरह से समायोजित पारिस्थितिकीय संतुलन में व्यवधान निम्नलिखित में से कौन से पहलू से स्पष्ट नहीं है। ऑप्शन 1 है प्रदूषण, 2 है विभिन्न प्रजातियों का विलुप्त होना, 3 है वनों के संरक्षण और 4 है संसाधनों का अंधाधुंध प्रयोग। तो बताइए किससे संबंधित है। तो ये वनों के परीक्षण से स्पष्ट नहीं होता। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक प्रौद्योगिकी को प्रमुख आलोचना यह रही है कि वे शक्ति की जिम्मेदारी से अंतर्निहित रूप से संबंधित हैं। 2 है वे सभी संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी से स्वयं को स्पष्टता संबंधित नहीं करते हैं। ऑप्शन 3 है वे कुछ संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी से अंतर्निहित रूप से संबंधित है। 4 है वे स्वयं के संसाधनों के स्वामित्व की जिम्मेदारी से संबंधित नहीं करती है। तो बताइए, तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन 2, वे सभी संसाधनों के प्रबंधन की जिम्मेदारी से स्वयं को स्पष्टता संबंधित नहीं करती है। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस गद्यांश में उठाया गया है कि किस पहलू से संबंधित है। इस गद्यांश से उठाया गया प्रश्न किस पहलू से संबंधित है। ऑप्शन 1 है परिहार उत्पन्न जोखिम जिसे आधुनिक विचारक लाते हैं। ऑप्शन 2 है पारिस्थितिकी तंत्र से स्थिरता अंतर्भूत मोल। 3 है अपरिहार उत्पन्न जोखिम जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी लाती है। और 4 है सक्रिय प्रदूषकों का परिरक्षण। तो बताइए ये जो गद्यांश दिया है वो किससे संबंधित है। तो ये संबंधित है अपरिहार उत्पन्न जोखिम जिसे आधुनिक प्रौद्योगिकी लाती है। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। अब ये आपका दूसरा गद्यांश आएगा, 2 गद्यांश आते हैं, 2 कॉम्प्रिहेंशन आपके सोशियोलॉजी के एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक सामाजिक प्रघटनाओं का एक प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं है। ऑप्शन 1 है सर्वेक्षण, ऑप्शन 2 है साक्षात्कार, ऑप्शन 3 है प्रश्नावली और ऑप्शन 4 है विषय वस्तु विश्लेषण। तो बताइए कौन सी सामाजिक प्रघटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं है। तो विषय वस्तु विश्लेषण, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र का आधार निम्नलिखित में से कौन से पहलू के अनुसंधान पर आधारित है। ऑप्शन 1 है तुलनात्मक द्वंद्वात्मक पर, ऑप्शन 2 है सामाजिक घटनाओं की ऐतिहासिक समीक्षा से, ऑप्शन 3 है सामाजिक परिघटनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन से और ऑप्शन 4 है राजनीतिक परिघटनाओं के अप्रत्यक्ष अवलोकन से। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 3, सामाजिक परिघटनाओं के प्रत्यक्ष अवलोकन से। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष अवलोकन अपेक्षाकृत कम समय अवधि में नहीं किया जाता है। ऑप्शन 1 है जनगणना, ऑप्शन 2 है प्रश्नावली, ऑप्शन 3 साक्षात्कार और ऑप्शन 4 है ऐतिहासिक सामग्री। तो बताइए कौन सी जो समय अवधि है होती है अवलोकन जिसका हम प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर सकते हैं। तो वो होता है आपका ऐतिहासिक सामग्री। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, लंबी समय अवधि के दौरान सामाजिक संरचना के अध्ययन में निम्न में से कौन सा विशेष रूप से अपरिहार्य है। ऑप्शन 1 है एककालिक सामग्री, ऑप्शन 2 है ऐतिहासिक सामग्री, ऑप्शन 3 वैचारिक सामग्री और ऑप्शन 4 है निर्जातीय सामग्री। तो बताइए कौन सा क्या है अपरिहार्य मतलब जरूरी है। तो जरूरी है ऐतिहासिक सामग्री। ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। ये आपका पूरा मैंने यूजीसी नेट का पेपर सॉल्व करा दिया। समाजशास्त्रियों द्वारा जीवन चरित सामग्री को समय के कौन से पहलू के साथ जोड़ा जाता है। ऑप्शन 1 है अल्प समय अवधि, ऑप्शन 2 है महत्वपूर्ण समय अवधि, ऑप्शन 3 है लंबी समय अवधि और ऑप्शन 4 है अपेक्षाकृत कम लंबी समय अवधि। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन 4, अपेक्षाकृत कम लंबी समय अवधि। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। तो मैंने आपको पूरे सोशियोलॉजी के जो 100 क्वेश्चन दिसंबर में आए थे पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट करा दिए। आप दोनों वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा। कोई कमेंट बॉक्स में मुझे ये भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और साथ ही सबसे पहले वर्षा का थैंक यू, उसने ये पेपर भेजा तभी मैं ये पेपर सॉल्व करा पाई। आपको भी अगर कोई पेपर भेजना है चाहते हैं कि मैं उसे सॉल्व कराऊँ तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का नाम है ज्ञान दृष्टि एकेडमी। इससे मेरा चैनल है
जो मेरे चैनल का नाम है, इसी को आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप। और व्हाट्सएप पे अगर आपको जुड़ना है, ये टेलीग्राम ग्रुप है। और व्हाट्सएप पे अगर आपको जुड़ना है तो आपको डॉक्टर एस शर्मा से नाम से ग्रुप मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में मैं दोनों का लिंक क्या कर दूंगी, पिन कर दूंगी। अगर आपको ऐड होना होगा तो आप ऐड हो सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर भी अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट लगता है कि मैंने उसका आंसर गलत बताया, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। मैं एक बार उसको रीचेक कर लूँगी। और अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है, मुझे कोई सुधार करना है, तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बता दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल इसी टाइम पर। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।